नमस्कार, ये है क्राइम पेट्रोल न्यूज़ और आप सुन रहे हैं ऑडियो पॉडकास्ट क्राइम कंट्रोवर्शियल। आज की कहानी है मीडिया के लिए सबसे बुरी प्रधानमंत्री। ये कहानी इंदिरा फाइल्स बुक से ली गई है, जिसके रचयिता हैं विष्णु शर्मा। इस कहानी को आवाज़ दी है अंजलि ठाकुर ने। तो सुनिए मीडिया के लिए सबसे बुरी प्रधानमंत्री। 1956 से पहले देश की संसद में क्या चल रहा है, इस बात की रिपोर्टिंग संवाददाता नहीं कर पाते थे। उन्हें यह अनुमति ही नहीं थी। अगर वे संसद की कार्यवाही को लेकर कुछ लिख भी देते तो उन्हें यह डर रहता था कि कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। ऐसे में फिरोज गांधी 1952 में देश की संसद में चुनकर पहुंचे। चूंकि वे खुद पत्रकार रह चुके थे, लंदन में पढ़ चुके थे, उनके ढेर सारे दोस्त पत्रकार ही थे। उनको लगा कि भारत में भी पत्रकारों को यह अनुमति मिलनी चाहिए। तो वह एक दिन निजी बिल लेकर आए, जो संसदीय कार्रवाई एक्ट 1956 बन गया, जिसके तहत पत्रकारों को यह अनुमति मिल गई कि वे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को छाप सकते हैं और कोई भी कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं की जाएगी। बशर्ते तथ्यों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब तस्वीर का दूसरा पहलू सुनिए। फिरोज की पत्नी इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो मीडिया ने उनके राज में खास तौर पर आपातकाल के दौरान जो झेला, वो हर साल मीडिया में देश भर में एक काला दिन के तौर पर मनाया जाता है। और फिरोज गांधी पर पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी लिखने वाले स्वीडिश पत्रकार बार्टल फॉक के शब्दों में, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर सबसे पहले अपने पति फिरोज के प्रेस कानून को कूड़ेदान में डाल दिया। बार्टल 2 बार इंदिरा गांधी से मिले भी थे और उनका मानना था कि इंदिरा गांधी पत्रकारों को कतई पसंद नहीं करती थी। यह तब था जब उनके पिता पंडित नेहरू ने खुद नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार की नींव रखी थी। साथ ही दादा मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नाम का अखबार शुरू किया था और उनके पति फिरोज गांधी खुद एक पत्रकार थे। पंडित नेहरू भी मीडिया को लेकर अपने नरम रुख के लिए जाने जाते थे। पंडित नेहरू के समय चीन युद्ध को लेकर भी 1962 में इमरजेंसी लगी थी, लेकिन मीडिया पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। बल्कि उन दिनों कई वामपंथी पत्रकार तो खुलकर चीन का साथ भी दे रहे थे और कई ने तो सीधा नेहरू जी को हार के लिए जिम्मेदार तक ठहरा दिया था। लेकिन नेहरू जी ने किसी से कोई बदला लिया हो, ऐसी जानकारी कभी बाहर नहीं आई। नेहरू ने न केवल प्रेस आयोग बैठाए बल्कि उनकी कई सिफारिशों को लागू भी किया। अब इंदिरा गांधी का राज देखिए। इमरजेंसी लागू होने के अगले दिन पीटीआई ने एक समाचार प्रसारित किया। राजधानी के कई समाचार पत्र, जिनमें कुछ श्रीमती गांधी समर्थक पत्र भी शामिल हैं, आज प्रातः नहीं निकल सके क्योंकि बहादुर शाह जफर मार्ग प्रेस एरिया में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। बिजली आधी रात के बाद 1:30 बजे गुल हुई। इनमें कन्नॉट प्लेस से छपने वाले स्टेट्समैन, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार तो छपे, लेकिन बहादुर शाह जफर मार्ग से प्रकाशित होने वाले इंडियन एक्सप्रेस, नेशनल हेराल्ड और पेट्रियट नहीं निकल पाए। झंडे वालान से निकलने वाला जनसंघ समर्थित द मदरलैंड भी प्रकाशित हो गया, लेकिन उनके संपादक KR मकलानी भी देर रात गिरफ्तार किए जाने वाले कुछ लोगों में शामिल थे। केवल दिल्ली में ही नहीं, देश के हर बड़े शहर के अखबारों का यही हाल था। पूरी दिल्ली की बिजली इसलिए नहीं कट पाई थी क्योंकि आदेश केवल दिल्ली नगर निगम को दिया गया था, इसलिए उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर के अखबारों को छापा गया। शाह आयोग के सामने यह खुलासा हुआ कि खुद पीएम इंदिरा गांधी के सामने अखबारों की बिजली काटने का फैसला हुआ था। दिल्ली के उपराज्यपाल कृष्ण चंद ने शाह आयोग के सामने गवाही में कहा था कि उन्हें दिन में पीएम आवास पर बुलाया गया था और जिस मीटिंग में बिजली काटने का आदेश दिया गया था उसमें पीएम इंदिरा गांधी, बंसीलाल, ओम मेहता, कृष्ण चंद के सचिव नवीन चावला और RK धवन उपस्थित थे। लेकिन नवीन चावला यह कहकर मुकर गए कि वह तो दूसरे कमरे में थे। इस गवाही में RK धवन की धमकी के बारे में कृष्णचंद ने आयोग को बताया था कि अगर नेताओं की गिरफ्तारी में देर होती तो कुछ भी बुरा हो सकता था। बाद में कृष्णचंद की लाश संदिग्ध अवस्था में एक सुसाइड नोट के साथ घर से 2 किलोमीटर दूर एक कुएं में पड़ी मिली थी। अखबार में क्या छपेगा,
क्या नहीं, इसके लिए सेंसर अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। विरोध में अखबारों ने संपादकीय पृष्ठ को कोरा रखना शुरू कर दिया तो कुलदीप नैयर ने लिखा है कि तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने संपादकीय स्थान खाली रखने वालों को गिरफ्तार करने की धमकी तक दी थी। आलम यह था कि अगर गलती से भी आकाशवाणी के किसी अंशकालिक संवाददाता ने किसी भी शहर के किसी भी विपक्षी नेता के भाषण के अंश को भेज दिए तो उस पर गाज गिरनी तो तय ही थी। कई पत्रकारों और उनके रिश्तेदारों के 10-10 साल पुराने आयकर वाले मामले फिर से खुलवाए गए और उनको धमकियां तक दी गई। इस दौरान में करीब 6 प्रेस फोटोग्राफर्स और 2 कार्टूनिस्ट सहित 54 पत्रकारों की सरकारी मान्यताओं को रद्द तक कर दिया गया और एक अनुमान के मुताबिक 250 बड़े पत्रकारों को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भी भिजवा दिया गया था। अब मीडिया को लेकर इंदिरा गांधी की तानाशाही समझिए, जिसमें कैबिनेट के हस्तक्षेप की कोई जगह ही नहीं थी। 4 मई 1976 को इंदिरा गांधी एक सरकारी फाइल के नोट में लिखती हैं, प्रसारण के बारे में जो मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए गए हैं वह सब पुराने पड़ गए हैं, इसलिए नियमावली को खत्म किया जा रहा है। पर मैं नहीं समझती कि इसकी औपचारिक सूचना मंत्रिमंडल को देने की आवश्यकता है। तमाम मीडिया समूह भी ऐसे थे कि जो इंदिरा गांधी के सामने पूरी तरह से झुक गए। तभी तो कृष्णलाल अडवाणी ने कहा था, आपातकाल के दौरान पत्रकारों से मात्र झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन वह तो घुटनों के बल रेंगने लगे। सच भी था। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार के.आर. सुंदरराजन ने खुलासा किया था कि कैसे जब इमरजेंसी का विरोध अखबार में हो, ऐसे सुझाव संपादक श्यामलाल ने नहीं माने तो 100 के करीब पत्रकारों ने उन्हें लिखकर विरोध जताया। यह खबर न केवल प्रबंधन को दी गई बल्कि इंदिरा गांधी तक भी पहुंचाई गई थी। फिर सरकार ने अखबारों को कहा कि वह अपनी गाइडलाइन खुद तय कर ले कि क्या छपना है और क्या नहीं। अखबार राजी हो गए। फिर भी सरकार की तरफ से प्रेस अधिकारियों को निर्देश आते ही रहते थे। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जेपी का फोटो ना छापे, परिवार नियोजन कार्यक्रम की आलोचना ना छापे, पाठकों के पत्र भी ना छापे, बांग्लादेश की घटनाएं फिलहाल कोई संपादकीय नहीं लिखे, जेएनयू में छात्र आंदोलन से संबंधित कोई भी समाचार नहीं छापे, कुलदीप नैयर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय ना छापे, तुर्कमान गेट वारदात पर केवल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वक्तव्य छापे, जेपी के कहीं आने जाने से संबंधित समाचार न छापा जाए, डायनामाइट केस के बारे में अदालत से जॉर्ज फर्नांडिस का कोई बयान नहीं छापा जाए। एक दौर ऐसा आया जब स्थानीय इंस्पेक्टर संपादकों को बताने लगे थे कि क्या छपना है और क्या नहीं। ये कहानी इसलिए बतानी जरूरी थी क्योंकि 25 जून को लोकतंत्र का काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कहानी का अगला पार्ट जल्द ही आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल और सुनते रहिए हमारी खास पेशकश क्राइम कंट्रोवर्शियल।